हाँ तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और आज लड़ाकू प्रश्न से लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो बाबू, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ये सचमुच में एक राइफल की तरह होने वाला है। आज का जो क्वेश्चन हम आपके सामने लाने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन एकदम AK-47 राइफल है। अगर एक बार चला तो फिर काम तमाम करके ही वापस आएगा। तो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं वो साइंस का वो लड़ाकू प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे लड़ेगा। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि आज हम ना 100 प्रश्न तो यहां पर हम लिखे हैं कि 100 में से 25 लड़ेगा, लेकिन इस 100 में से 25 से भी ज्यादा क्वेश्चन लड़ने का संभावना बन सकता है। और हम 100 नहीं बल्कि आज 110-120 क्वेश्चन के आसपास करवाने वाले हैं, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था ना कि ना ये भी ना 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 अच्छा ठीक है, ये वाला भी, अरे ये वाला भी तो ऐसा ही है। तो इस तरीके से ना हम ना चाहते हुए भर में भी 10-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लिए हैं। तो बाबू, हम चाहेंगे कि आज इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए। अपने आप से यह संकल्प ले लीजिए कि आज तो हम पूरा करेंगे और आज एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन आज बनाएंगे, ठीक है ना। कहते हैं प्यारे बच्चों कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो कभी छोटा नहीं है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट गया वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट गया वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जीतेंगे। आज लड़ाकू विमान पे चढ़े हुए हैं, ठीक है ना। हम वीडियो में जैसा बोले थे ना कि जैसे हमारे देश के थल सेना, जल सेना, वायु सेना के पास लड़ाकू विमान होता है और जब हमारे सैनिक, हमारे सिपाही उस लड़ाकू विमान में बैठे होते हैं तो फिर उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। उसी प्रकार से आप लोग साइंस के उस लड़ाकू विमान पर आज बैठने वाले हैं जहां पर कि आपको कोई परास्त ही नहीं कर सकता है। अपने हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा, अपने हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए, मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना हो। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमें सीढ़ियां खुद से बनानी है, ठीक है ना। तो चलो बाबू, आज एकदम दहाड़ते हैं, ठीक है ना। आज दहाड़ते हैं और आज इस दहाड़ के बीच में ना आप लोग को अच्छे तरीके से सब कुछ बताते हैं। और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए, क्रैश कोर्स आ रहा है 1 तारीख को। आप लोगों के लिए ये शानदार, पावरफुल, जोरदार, धमाकेदार क्रैश कोर्स 1 तारीख को आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, 1 तारीख को शाम में 7 बजे आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है ना। नवरात्रि का महीना शुरू हो रहा है 1 तारीख को, इतना नवरात्रि का पावन महीना, और उस नवरात्रि के पावन महीने में हम एक पावन कोर्स, एक पवित्र कोर्स, क्रैश कोर्स का शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। और बाबू, यहां पर लिखा हुआ है कमिंग सून, 1 तारीख को आएगा। तो 1 तारीख को यहां पर भी धमाका मचाना है, जोरदार धमाका मचाना है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना बस उसको बताइएगा। एक बात तो हम आपको बता देते हैं, ये सभी वैसे क्वेश्चन हैं, आज हम आपसे जो पूछने वाले हैं ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जिस क्वेश्चन पर कि बिहार बोर्ड को भी पूरा भरोसा है। बिहार बोर्ड का सबसे पसंदीदा जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं भाई, सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक करके ना हर एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर दें। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, आप लोग जवाब बताने का प्रयास करिएगा एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो चलो बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बताइए। कह रहा है कि पीत रस का शराब कहां से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। लड़ाकू क्वेश्चन होगा परीक्षा में। जब हमने गारंटी दिया है, ठाना है कि 25 में 25, तो बाबू 100 में से 25 लड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अगर खुलेआम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर आकर के हम खुल करके बोलते हैं कि लड़ेगा तो बाबू बिल्कुल लड़ेगा, ठीक है ना। तो बताइए पहला नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे का सही जवाब आने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन कितने बच्चों का सही जवाब आने वाला है, बताओ बाबू जल्दी से।
ठीक है ना, कितने बच्चों का सही जवाब आने वाला है, तो जल्दी से बताइए जवाब। पहला का ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का सही है? पहला का ए नंबर ऑप्शन, सारे बच्चों का तो ए ही ऑप्शन आ रहा है भाई, दूसरा तो कोई विकल्प ही हमें नहीं दिख रहा है, दूसरा तो कोई विकल्प ही नहीं दिख रहा है, सब बच्चे का ए ही आ रहा है। ए ए ए ए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कह रहे हैं कि सर फी कितना होगा क्रैश कोर्स का? अभी नहीं बताएंगे, 1 तारीख को ही बताएंगे, मजा आएगा, कुछ तो सस्पेंस होना चाहिए ना। जब सब कुछ अभी ही बता देंगे तो फिर 1 तारीख के लॉन्चिंग का क्या महत्व रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर आप लोग को पता है या फिर आप लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं वो उम्मीद जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, हो सकता है कि आपका उम्मीद सच में बदल जाए, तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर। ये वाला क्वेश्चन तो हल्का है लेकिन धमाकेदार है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इतना दमदार, इतना धमाकेदार, इतना शानदार क्वेश्चन है ना कि मन करेगा कि इसको लोक ले। तो बताइए तो जल्दी से, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? यह क्वेश्चन 2015, 16, 19 कई बार बार पूछा है, रिपीट किया है बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पहली बात तो ये, स्वपोषी पोषण करते कौन है? स्वपोषी पोषण करते कौन है? तो हरे पेड़ पौधे करते हैं। हरे पेड़ पौधे को क्या चाहिए? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो जवाब क्या होगा? अपना डी नंबर ऑप्शन बाबू सही जवाब होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन पे टिक लगाए हैं, जो बच्चे डी ऑप्शन को चुने हैं, उनका एकदम सही है, ठीक है ना, उनका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को अपना हथियार बनाते हैं। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बताओ बाबू, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ये सब वैसा क्वेश्चन है ना कि जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार परीक्षा में पूछा, जो एकदम पूछ लिया है। मतलब बिहार बोर्ड को भी पूरा भरोसा है कि बेटा ये क्वेश्चन हम इस बार भी पूछेंगे ही पूछेंगे। समझ में आ रहा है ना। और आज लाइव में कम से कम 4000 बच्चे प्लस आज जुड़ेंगे बाबू, ठीक है ना। आज लाइव में 4000 प्लस बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा एंजाइम जो है वो वसा पर क्रिया करता है? वसा को कौन सा एंजाइम पचाता है? वसा पर क्रिया करता है कहने का मतलब हुआ कि वसा को कौन सा एंजाइम पचाता है? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? लाइपेज, बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? हल्का क्वेश्चन है। कहते हैं ना, सतसैया के दोहरे अरुणावत के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बताओ बाबू, जल्दी से बताओ। ये वो ओस की बूंदे हैं जो दूर से ही चमकती हैं, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से कि कौन सा उभयलिंगी जंतु है? बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है। बताओ बाबू। चलो, कौन सा हो जाएगा? केचुआ। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हो ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन पर बात विचार बढ़ाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हो? अगला नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होवत है? बताओ बाबू, बतावा 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 हो झटके में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होवा है? बतावा जल्दी से, कौन रोग? आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? जल्दी से बताइए, जवाब क्या होगा? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग सिर्फ यस और नो में जवाब दीजिएगा। अगर बाबू हम बोल दें कि आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, बताओ हम सही हैं कि गलत हैं? यस और नो, यस और नो बाबू, जल्दी से बताइए। हम बोल दें आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, ये सही है या फिर सही नहीं है? जल्दी से बताइए तो। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, सही या गलत? गलगंड रोग होता है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए बाबू, फटाफट से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हो? कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? क्या लिखेंगे? कवक में मृतजीवी पोषण होता है कि समपोषी या परपोषी? कौन सा होता है भाई? तो आप लोग कहेंगे कि सर जी कवक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कवक तो होता है मृतजीवी। छठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे छठा का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम हथियार बन चुका है, उनका जवाब एकदम सही है। छठा का ए नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं वो एकदम सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया।
एकदम सही है बाबू, एकदम सही है, कहीं पर गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन, गवाइटर अथवा घेघा पनपता है किसके कारण? भाई गवाइटर अथवा घेघा रोग किसके कारण पनपता है? जल्दी से जवाब बताइए। गवाइटर अथवा घेघा रोग किसके कारण पनपता है? तो गवाइटर अथवा घेघा रोग अभी बस कुछ देर पहले बताए हैं कि ये दोनों रोग जो है ना बाबू, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आपके अनुसार से आयोडीन जो है वो किस नमक में सबसे ज्यादा पाया जाता है? बताइए। नमक का तो बहुत सारा ब्रांड आप लोग भी जानते होंगे, टाटा नमक, पतंजलि वाला नमक, तक कौन नमक, तक कौन नमक। बताइए कि आयोडीन किस कंपनी के नमक में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं। हम भी नहीं जानते हैं कि सचमुच में उसमें आयोडीन होता है कि खाली नाम पर बिक रहा है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि टाटा का नमक जो है वो सबसे ज्यादा आयोडीन देता है। ठीक है ना, अब लोगों को ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा का नमक ना, हम जानते थे कि आप लोग भी टाटे बोलिएगा, ठीक है ना, कहे कि देसी ब्रांड है ना, तो देसी ब्रांड पर सबको भरोसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? काफी शानदार क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए तो, भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? जवाब याद रखिएगा, भोजन का पचना उपचयन। सी नंबर ऑप्शन बताने वाले कितने बच्चे हैं? और आज लास्ट में पूछेंगे भी, आज लास्ट में पूछेंगे भी, 120 क्वेश्चन के आसपास हम आपको देंगे और पूछेंगे 120 में से कम से कम हम बोल रहे हैं ना 100 प्लस तो सही होना ही चाहिए, 100 प्लस तो सही होना ही चाहिए बाबू। अगर नहीं होता है तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं कमी है। आगे बढ़ते हैं बाबू। 9वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। 9वां नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक बताइए, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? WC, लसीका, RBC, इनमें से कोई नहीं। 9वां नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे बता सकते हैं? WBC नहीं, RBC। RBC का फुल फॉर्म कितने बच्चे को पता है? RBC का फुल फॉर्म कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता सकते हैं? क्या होगा जवाब? RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। क्या हो जाएगा बाबू? RBC का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल। सेल, ठीक है ना, सेल मतलब कोशिका होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बताइए। कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जवाब क्या होगा? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जवाब बताइए बाबू। सही कौन सा होगा सही जवाब? तो जवाब क्या होगा बाबू? फटाफट से जवाब बताइए, जवाब क्या होगा? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें? तो जवाब होगा कॉकरोच में। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10वां का जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है। 10वां का जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, उनका जवाब एकदम 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बाबू, 3500 बच्चे अभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं और हम आपको बोले थे कि बाबू 4000 तक आज पहुंचा दीजिए शेयर करके, ठीक है ना, 4000 तक। चलिए बताइए तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बताइए जल्दी से। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा बाबू? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आपको बताया भी गया है, पढ़ाया भी गया है, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? चाहे कोई भी पौधा हो, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है बाबू? रंध्र के द्वारा। जवाब होगा रंध्र के द्वारा। 12 का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 12 का ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। 13 का जल्दी से जवाब बताते जाइए फटाफट से। एक क्वेश्चन पर 10-15 सेकंड से ज्यादा टाइम मत लीजिए। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जवाब होगा कि नेफ्रॉन कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। एकदम सही है ना, बी ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए बाबू। 14 नंबर। 14 कह रहा है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ बताइए कौन सा है? पौधा का उत्सर्जी पदार्थ फटाफट से बताइए।
पौधा का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है बाबू? पौधा का उत्सर्जी पदार्थ बताइए क्या हो जाएगा? गोंद उत्सर्जी पदार्थ है ना? बिल्कुल है। टैनिन उत्सर्जी पदार्थ है ना? बिल्कुल है। रेजिन उत्सर्जी पदार्थ है ना? बिल्कुल है। तो जवाब होगा इनमें से सभी। अभी तो बायोलॉजी से शुरुआत किए हैं, अभी फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, अभी तो क्वेश्चन आना बाकी है, अभी तो बायोलॉजी चल रहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? जवाब क्या होगा बाबू? 15 नंबर बताओ तो जल्दी से। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, आपको पता होगा क्या होगा? न्यूरॉन। 15 का सी ऑप्शन। आंसर देखिए तुरंत सी ऑप्शन आ जाना चाहिए आपका, ठीक है ना? टाइपिंग एकदम धड़धड़ा दीजिए, टाइपिंग आज मोबाइल का एकदम फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना बाबू कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना मां, तू सपने बड़े देखना मां, उसे पूरा करके दिखाऊंगा मैं। एक बेटा अपने मां से यही ना कहता है कि मां तू सपने बड़े देखना, तेरा ये लाल, तेरा ये लल्ला, ये पूरा करके दिखाएगा तेरा सपना। तो वो सपना आप ही सिर्फ सजा सकते हैं बाबू, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है इसमें से कौन पादप हार्मोन है? बताइए जल्दी से। पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन? एकदम स्पष्ट है, आपको हम पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन बताए थे बाबू। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन बताए थे ना, तो यहां पर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ बाबू कौन है? फटाफट से बताइए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। चलिए फटाफट से बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? कितने बच्चे हैं जो 17 का सही जवाब दे रहे हैं? आज हमें देखना है 17 का डी ऑप्शन कितने बच्चे का हाथ खड़ा कर लेंगे भाई? डी ऑप्शन वाले बच्चे हाथ खड़ा कर लीजिए जल्दी से। डी ऑप्शन यकृत, लीवर, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और यहां पर 3600 बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें दुख तब हो रहा है जब लाइक सिर्फ है 2200। बाकी के बच्चे लाइक नहीं किए हैं। क्या उनको क्लास अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो फिर दबा दीजिए ना, लाइक वाले बटन के साथ तोड़ ताड़ कर दीजिए, छेड़छाड़ कर दीजिए, तोड़ फोड़ मचा दीजिए। लाइक वाले बटन को तोड़ दीजिए, एकदम दबा दीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? 18 नंबर। आज हमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? आज हमारे शरीर में एनर्जी बहुत भरा हुआ है। इस एनर्जी को जितना उपयोग करना है कर लीजिए बाबू, ठीक है ना? तब न दहाड़ रहे हैं ऐसे ही। बताइए तो द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन किसमें होता है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो जवाब क्या होगा? हो तो द्विखंडन होता है बाबू, द्विखंडन होता है अमीबा में, परमेशियम में, लिशमेनिया में। जवाब होगा डी नंबर। डी ऑप्शन एकदम सही, डी ऑप्शन एकदम सही क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 19वां नंबर क्वेश्चन का कहत है? 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? बताइए जल्दी से। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? जवाब क्या होगा? हाइड्रा में मुकुलन विधि होती है। सी ऑप्शन सही है, हाइड्रा में मुकुलन विधि होती है। सी ऑप्शन वाले बच्चे, सी ऑप्शन वाले बच्चे दिल गदगद हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो एकदम सुपर हिट क्वेश्चन है, ठीक है ना? कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो बाबू अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बिहार बोर्ड इसको 12 से पूछ रहा है, 2012 से पूछ रहा है, और 2015, 17, 18 बार बार पूछ रहा है, ठीक है ना? बार बार बिहार बोर्ड इसको पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को इतना वैल्यू दे रहा है तो मतलब आपको भी वैल्यू देना पड़ेगा ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन। पराग कोष में क्या होता है? पराग कोष में क्या होता है बाबू? तो बताइए जल्दी से। पराग कोष में क्या होता है? तो पराग कोष में पराग कण होता है। क्या होता है? पराग कण। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर है सब बच्चों का? चलो बाबू बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन बताइए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन
पत्तियों द्वारा होता है कि फूलों द्वारा कि तना द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। 22वां नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे जवाब बता सकते हैं? तो बाबू 22वां का जवाब हो जाएगा फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन तो पुष्पी पौधों में फूलों के द्वारा ही होता है। अच्छा अब सुन लीजिए, आप लोगों के लिए एक घनघोर घोषणा भी है आज, ठीक है ना। आज आप लोगों के लिए एक घनघोर घोषणा है, टॉपर प्राइज बाबू, ठीक है ना। टॉपर प्राइज 2025 के परीक्षा में जो बच्चे 2025 के परीक्षा में जो बच्चे टॉपर बनेंगे, सिर्फ टॉपर ही नहीं बाबू, जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे 2025 के परीक्षा में, जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे, जो बच्चे बिहार टॉप करेंगे, जो बच्चे बिहार टॉप करेंगे और जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे, जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे, सब के लिए इस बार एकदम टारगेट बोर्ड की तरफ से धमाकेदार आप लोगों को प्राइज मिलने वाला है, ठीक है ना। और इस प्राइज का घोषणा हम कब करेंगे पता है? इस प्राइज का घोषणा हम करने वाले हैं 28 तारीख को। 28 तारीख को, समझ में आ रहा है? इस प्राइज का घोषणा हम करने वाले हैं 28 तारीख को बाबू। तो 28 तारीख को आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। 28 तारीख को वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि टॉपरों को क्या क्या प्राइज मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप भी टॉपर बनने के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। एक टॉपर को तो प्राइज देख लीजिए, जो भी 2022 के टॉपर थे ना, ये रुमान अशरफ, 2022 के जो बच्चे टॉपर थे उनको हमारे तरफ से मिला था ये प्राइज। जो इस बार यानी कि 2023 के टॉपर थे, रुमान अशरफ 2023 के, और 2024 के जो टॉपर बनी इस बार साजिया परवीन, उनको भी बाबू हमारे तरफ से मिला लैपटॉप। और बाकी अब बारी है आप लोगों का, अब आप लोग भी टॉपर बनिए और हमसे प्राइज जीतिए, ठीक है ना। प्राइज लीजिए, ठीक है। आप लोग साल भर मेहनत किए हैं ना, और सिर्फ 999 देकर के मेहनत किए हैं ना, हम आपको बाबू लाखों रुपया देंगे, ठीक है ना। लाखों रुपया देंगे, बस आप पढ़िए, टॉपर बनिए। और इससे ज्यादा हम आपको क्या मोटिवेट कर सकते हैं? अब इससे ज्यादा हम मोटिवेट आपको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। कम फी में पढ़ाते हैं लेकिन टॉपरों को प्राइज देते हैं धुक करके एकदम। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना, ध्यान रखना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टॉपर के लिए एकदम धमाकेदार एंट्री। चलो बाबू 23वां नंबर जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। अंडाणु निषेचित होता है, कहां निषेचित होता है बाबू? अंडाणु कहां निषेचित होता है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अंडाणु कहां निषेचित होता है। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। यह जनन चैप्टर का क्वेश्चन है, और जनन चैप्टर अब बहुत जल्द हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ऐसे भी जनन चैप्टर का इंतजार आपको रहता है ना, जनन चैप्टर का इंतजार तो भारी भयंकर तरीके से आप लोग करते हैं ना। तो जनन चैप्टर प्यारे बच्चे हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जनन चैप्टर हम परसों स्टार्ट करने वाले हैं। कब? परसों हम जनन चैप्टर आपका, या फिर कल भी स्टार्ट किया जा सकता है, कल या परसों हम जनन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का कौन भाग नहीं है भाई? अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्र वाहिका ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसलिए 24 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 25वां नंबर क्वेश्चन, कल क्यों नहीं सर? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कल क्यों नहीं करवाइएगा बाबू। कल हो सकता है कि कल ही हम स्टार्ट कर दें इसको, हो सकता है ना कि जनन चैप्टर हम कल ही स्टार्ट कर दें। और कल सुबह में हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सुन लीजिए। कल सुबह में हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, फिजिक्स के विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव, विद्युत धारा का। तो कल सुबह में 7 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। कितना बजे? 7 बजे नहीं, 7 बजे, हाँ 7 बजे जुड़ जाइएगा। कितना बजे? 7 बजे आप लोग कल हमारे साथ जुड़ जाइएगा बाबू, ठीक है ना, ध्यान रखना। बताओ तो निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन है? ये तो बता ही दिए हैं, रिपीट क्वेश्चन आ गया है। 25 का ए ऑप्शन सही होगा, केंचुआ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए 26 नंबर का कह रहा है? कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? बताइए शुक्राणु का निर्माण कहां होता है बाबू? तो जवाब होगा कि शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। कहां में? वृषण। तो 26 का ए ऑप्शन बताने वाले महारथी कौन कौन है? सब हैं। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, बताओ जल्दी से, एकदम आज एकदम पूरा एनर्जेटिक होकर के पढ़िए।
ठीक है ना। हाँ, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। अरे तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। तू खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपने मंजिल की ओर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो चलो बाबू बताइए जल्दी से, बाद में देखेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा, पहले जवाब देने पर फोकस करिए। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है भाई, बताओ जल्दी से, नर युग्मक कौन है, जल्दी जल्दी से जवाब बताइए, क्या हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में नर युग्मक, 27वां नंबर क्वेश्चन, जवाब बता दीजिए। नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं, और अगर पूछेगा कि मादा युग्मक, तो मादा युग्मक अंडाणु। ये सब जनन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। लो भाई, यहां से आ गया है फिजिक्स, यहां से अपना आ गया है फिजिक्स। क्या आ गया है, फिजिक्स। बताइए प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में। जवाब हो जाएगा सीधी रेखा में, तो सबको पता है 28 का ए ऑप्शन सही है, 28 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं बाबू क्या कह रहा है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन पीछा छोड़ने वाला ही नहीं है, पीछा बार बार करेगा। और जवाब पीछा करे तो 2 दे दीजिएगा। अगर पीछा करे ना ये वाला क्वेश्चन, तो जवाब में आप 2 दे दीजिएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला नंबर बता दीजिए बाबू, 30वां नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। 30वां का बी ऑप्शन सही जवाब होगा बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में सीधा और हासित। हासित मतलब क्या होता है, बड़ा कि छोटा। हासित मतलब बड़ा कि छोटा, तो हासित मतलब होता है छोटा, याद रखिएगा। हासित मतलब क्या होवत है हो, हासित मतलब छोटा, याद रहेगा ना, याद रहेगा गुरुजी। चलिए तब तो बहुत अच्छा बात है, याद रहेगा तब तो बड़ी अच्छा बात है भाई, याद रहेगा सर, याद रहेगा सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्या कह रहा है। 32 नंबर कह रहा है कि दर्पण का सूत्र बताइए। दर्पण का सूत्र किसको नहीं याद है, आजकल के जमाने में तो सबको याद होता है, हैं? आजकल के जमाने में तो सबको याद होता है। दर्पण का सूत्र क्या होगा, 1/v + 1/u = 1/f। 32 का ये ऑप्शन सही एकदम कर दीजिए, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त करते हैं बाबू। आप कहिए कि सर हम तो दाढ़ियां नहीं बनाते हैं, तो हम दर्पण काहे उपयुक्त करेंगे, हैं? बताइए जल्दी से, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो जवाब क्या होगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। जवाब होगा कि अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, दाढ़ी बनाइए चाहे ना बनाइए, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। देखते हैं कितने बुद्धिजीवी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, बताइए तो जल्दी से, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है हो। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग। 34 का क्वेश्चन जवाब बताओ बाबू, हैं? आप कौन सा दर्पण यूज करते हैं सर। अरे हम तो समतले के आगे एकदम ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करना है, हम अवतल दर्पण कहां से लाएं भाई, ठीक है। हम तो समतले दर्पण के आगे रगड़ लेते हैं, ठीक है ना। अगर ज्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं ना, तो हमारा तो बातें मत करिए, हम तो मोबाइल वो कैसे खोल लेते हैं और मोबाइल का कैमरा निकाल करके एकदम मोबाइल के कैमरे में से दाढ़ी बना लिए। हम 2-3 बार मोबाइल के कैमरा से दाढ़ी बना लिए हैं, ठीक है ना। क्या किया जाए, चलिए आगे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक बताइए। उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, तो उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। आवर्धन जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में 2 फोकस होता है बाबू, आपको बताए थे, दाहिना साइड एगो बायां साइड। तो 35 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं कितने बच्चे दहाड़ते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर का फॉर्मूला होगा, है m बराबर फॉर्मूला का होएगा जी, बताओ बाबू, बताओ जल्दी से। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, हैं?
बताओ जल्दी से बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। m बराबर होता है v बटे u, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, कितना, साइन आई बटे साइन आर, बी ऑप्शन सही होगा, साइन आई बटे साइन आर, ध्यान रखिएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है, जो बताइए, बताइए जल्दी से। लेंस की क्षमता का मात्रक, हाँ अब सही है, 3600 बच्चे जुड़े हुए हैं और 3600 लाइक भी पहुंच गया है। अब देखिए दमदार मजा है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है भाई, बताओ जल्दी से। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर में होता है जी। तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो जवाब क्या होगा, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी, तो 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, जवाब होगा उत्तल लेंस। देखो बाबू एक बात ध्यान रखना, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, तो ध्यान रखना इस बात को कि लेंस में भी और दर्पण में भी, लेंस में भी और दर्पण में भी फोकस दूरी जो होता है, लेंस में भी और दर्पण में भी फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होता है बाबू, जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा तो इसे निर्वात में होता है, उस हमको भी पता है, सबसे ज्यादा तो निर्वात में होता है, वो हमरो पता है। लेकिन निर्वाते के बराबर एक चीज में आउ होता है, वो कौन होगा, जितना निर्वात में होता है ना उतना ही एक जगह पर आउ होता है, और वो हो जाएगा हवा में। हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर निकालेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ये नहीं है तो यहां पर 8 कर लीजिए और इसको टिक लगा लीजिए। 41 का ए ऑप्शन सही होगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन बाबू। 42 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वो वह है। आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, बताए थे ना, आंख में। सर आप पहले का क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्वेश्चन को हम पैदा करें, अरे क्वेश्चन को हमें पैदा करने के लिए कहते हैं कि सिलेबस वही वाला ना है जी जो आज से 5 साल पहले था। तो क्वेश्चन बदल जाएगा कि क्वेश्चन वही रहेगा जो हम पिछला साल पढ़ा है, क्वेश्चन वही रहेगा जो हम 2022 में पढ़ा है, 2023 में पढ़ा है, 2024 में पढ़ा है, वही क्वेश्चन 2025 में भी पढ़ा रहे हैं। अब नया क्वेश्चन हम चंद्रमा पर से लेकर के आ जाएं, कहां कहां से ऐसे लोग आते हैं भाई। ये कौन नाम, योगेश्वर गुप्ता नाम रख लियो भाई, योगेश्वर हैं। अब बताइए दिमाग परम ब्रह्मा परमेश्वर कैसा दिए थे, इतना भी नहीं समझ है कि भाई जब सिलेबस हमारा वही है, जब हमारा सब कुछ वही है, तो फिर कैसे क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन तो वही ना रहेगा, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो जवाब होगा रेटिना पर बनता है। 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 42 का बी ऑप्शन सही होगा। अब 43 का बता दीजिए, 43 का बता दीजिए भाई। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, जल्दी से बताओ बाबू। जल्दी से जवाब बताइए बाबू। बताइए जल्दी से, निकट दृष्टि दोष। अरे भाई आपको बताए थे ना कि निकट 3 अक्षर के, तो बड़का से बड़का को मिला दीजिए तो अवतल हो जाएगा। आज दूर का जब पूछेगा तो दूर में उत्तल कर दीजिए, तो निकट में हो जाएगा अवतल और दूर में हो जाएगा उत्तल। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं बाबू 44 नंबर को। 44 नंबर कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, तो जवाब क्या होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो लिखेंगे
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? 45 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे सही करेंगे? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? जवाब होगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है स्पेक्ट्रम में। आगे कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो बताइए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 वायुमंडल में, तो वायुमंडल में करता है नीला, वायुमंडल में नीला। 46 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए बाबू। विद्युत आवेश एकदम आसान क्वेश्चन है। अभी आपको तो बताएं कि कूलाम्ब होता है, अभी तो विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ाइए रहे हैं ना, तो 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का देखत है हो, बताइए जल्दी से। हैं? अरे तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो सब इधर है, जल्दी से बताइए। हैं? जल्दी से बताओ बाबू, बताओ 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 भाई, क्या कह रहा है? क्या होगा भाई? 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 48 नंबर क्वेश्चन बताइए। 48 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर कितना धारा होगा? 48 का जवाब हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर। 10 के पावर -6 एम्पियर। क्लियर है? एकदम जबरदस्त है भाई। क्लियर नहीं है, एकदम शानदार है, इसको कहते हैं ना एकदम शानदार है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। अरे वाह, एक लड़के हैं लिख रहे हैं, सर हम मधुबनी जिला के लाल हैं, आज पूरा क्लास खत्म करके ही जाएंगे, जब तक आप पढ़ाइएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अरे बाप रे बाप, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बाबू। 49वां नंबर कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? अब आपको बताए थे कि चाहे विभव हो चाहे विभवांतर हो, एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। विभव का भी और विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है बाबू। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? बताइए। वोल्ट का फॉर्मूला हम आपको बताए थे ना, वोल्ट का फॉर्मूला आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? तो बताइए कितने बच्चे बता सकते हैं? वोल्ट यानी कि V बराबर क्या बताए थे हम आपको? V बराबर क्या बताए थे? V बराबर बताए हैं W/Q, क्योंकि W बराबर VQ पढ़ाए थे। W बराबर VQ, तो V बराबर W/Q। W मतलब हो गया काम, काम का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, कार्य का जूल, और Q का मतलब होता है कुलाम, तो जूल बटा कुलाम। तो बाबू ए ऑप्शन होगा ना, 50 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है? बताओ बाबू। ओम का नियम पढ़े हैं, V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V/I, तो R बराबर V/I। कने गया जी, R बराबर V/I। 51 का सी नंबर ऑप्शन, 51 का सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, आज ही ये वाला चीज पढ़ाए हैं। ये वाला तो आज के आज पढ़ाए हैं बाबू, आज ही पढ़ाए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। बताइए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किस चीज का? तो जवाब होगा टंगस्टन का। आज ही तो पढ़ाए हैं, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, बताए हैं ना, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है ना, तो ओम लिखेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये सब कोई क्वेश्चन है? दम है कुछ क्वेश्चन में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दम ना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh कितने के बराबर होता है बाबू? जल्दी से बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे सही बता सकते हैं? जवाब होगा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है?
कौन सा पद है बाबू जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो जवाब क्या होगा? कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आज ही आपको हम बताए हैं ना, आज ही हम आपको बताए हैं। क्या हो जाएगा? V बराबर IR², निरूपित नहीं करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। अरे वाह, इसका तो जवाब सब लोगों को एकदम रटा रटाया याद करना है, ठीक है ना, एकदम याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? और इसका आंसर ना सब लोग याद कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 25 वाट। कितना? 25 वाट। इसका आंसर याद कर लीजिएगा। सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, 4-5 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक स्पेशल वीडियो लेंगे ना तो उसमें ही क्वेश्चन बताएंगे, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अब आ गए हम लोग केमिस्ट्री में बाबू। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बताइए। रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का जब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो ह्रास को कहते हैं प्यारे बच्चे उपचयन की अपचयन। उपचयन की अपचयन, जल्दी से बताइए। कहेंगे अपचयन, बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन बताइए तो जल्दी से, श्वसन किस प्रकार की? तो श्वसन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उष्मा बाहर निकलता है, और जब उष्मा बाहर निकले तो उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर, बुझा हुआ चूना बताइए बाबू, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बताइए। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होगा? तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का d2, CaOH का d2, याद रखिएगा। आगे, यदि कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान बताओ बाबू। नीला को लाल कौन करता है? अम्ल की भस्म। नीला को लाल, तो बताइए नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है कि भस्म करता है? कहिएगा कि सर नीला को लाल तो अम्ल करता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन में देख लीजिए 7 से कम कौन है? ए है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, अभी जस्ट बताए हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। तो जवाब होगा 7 से कम, ठीक है ना। है? अच्छा ये बताइए तो आप लोग कि 7 किसका पीएच मान होता है बाबू? जल्दी से बताइए, 7 किसका पीएच मान होता है? तो 7 पीएच मान होता है उदासीन विलयन का। किसका होता है? उदासीन का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। कह रहा है हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर है वो पीएच के कितने परास के बीच? तो जवाब होगा 7.0 से 7.8। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 65 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे बता पाएंगे? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बताइए कौन वाला होगा? फॉर्मूला बता दिए, ये सॉरी रासायनिक नाम बता दिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बताइए क्या होगा जी? क्या होगा बताइए जल्दी से। सोडियम कार्बोनेट 10 को डेका और H2O को हाइड्रेट, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में लवण कौन है बाबू? जवाब बताइए। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो जवाब होगा यहां पर HCl तो अम्ल है, OH तो लग गया तो इसका मतलब कि भस्म है। तो जब ई अम्ले है, ई भस्म है, तो इसमें लवण कौन है? लवण कौन है? कहिएगा कि सर पोटेशियम सल्फेट के 2SO4 क्या है? लवण ही तो है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। बताओ जल्दी से बाबू, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। 67 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन CaCO3, ए ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 68 नंबर, अब ज्यादा कहां है, पहुंचने वाले हैं 100 पर। अब कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा। 68 का जवाब कितने बच्चे को आता है?
68 का जवाब कितने बच्चे को आता है? 68 का जवाब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों इसी का नाम होता है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, पित्तल उदाहरण है किसका? पित्तल एक मिश्र धातु है, तो बाबू ये मिश्र धातु का उदाहरण है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, पित्तल मिश्र धातु है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताए थे ना, लोहा को अगर जिंक से लेपित किया जाए तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन सहसंयोजी यौगिक है? बताइए बाबू, हम सहसंयोजी यौगिक के बारे में आपको बता चुके हैं और जवाब होगा CH4 जो है वो सहसंयोजी यौगिक है, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? इस तरीके से विक्रिया करता है, तो ये बनता है CH4। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्या कर रहा है बाबू, ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध है? 72 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे बताएंगे? 72 नंबर क्वेश्चन बताएंगे 7 ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ये भी केमिस्ट्री के ना कार्बन और उसके यौगिक वाला में पढ़ना है, अगर नहीं भी बन रहा है तो तकलीफ नहीं लेना है। आगे है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, अगर एक ऑक्सीजन यहां एक ऑक्सीजन यहां, तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा? कितने बच्चे बताएंगे? सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा? बताओ बाबू, हम आपको बताए थे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो जवाब क्या होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो जवाब होगा मीथेन। मीथेन, मीथेन CH4, ठीक है ना। अब यही हो जाएगा C2H6, तो ये हो जाएगा इथेन। C3H8, ये क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन, ये हो गया प्रोपेन। ये सब ना हम आपको बताएंगे। अगर लिख देंगे C4H10 तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन, ये सब केमिस्ट्री का ना फॉर्मूला चलता है, ये सब आपको बताएंगे कार्बन और इसके यौगिक वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन? बताए थे ना कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में सिंगल, डबल और ट्रिपल, बताइए कौन सा बाउंड होगा? नाइट्रोजन में सिंगल बाउंड होता है कि डबल बाउंड होता है कि ट्रिपल बाउंड होता है? जवाब तो होगा ट्रिपल बाउंड ही होता है सर, डी ऑप्शन ही सही जवाब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है बाबू? 76 नंबर क्वेश्चन बताइए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4, बिल्कुल सही है। अब कैसे है ये चैप्टर में पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों के बारे में पढ़ाएंगे। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के बारे में। और यहां पर बताएंगे कि CnH2n जो है बाबू, CnH2n जो है ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। अब यहां CnH2n-2, CnH2n+2 सब बताएंगे हम आपको। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए 78 नंबर क्वेश्चन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो एथीन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं अम्ल। क्या है बाबू? अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। कौन भस्म नहीं है? 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन भस्म नहीं है? ये NaCl क्या है हो? ये है साधारण लवण। ये क्या है? ये है साधारण लवण। और साधारण लवण है जिसका मतलब कि ये भस्म नहीं है। एकदम सही है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अब बताइए इसमें अम्ल कौन है? देख के कहीं कोई बता देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है बाबू, ध्यान रखिएगा। अच्छा आप लोग बताइए ये प्रबल है कि दुर्बल अम्ल है? ये प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है बाबू? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। 81 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। 81 का बी ऑप्शन सही होगा। एकदम गर्दा 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 उड़ा दिए जी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है भाई? प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी क्या है? प्रकृति के सूचक न है। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक ही तो है। एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला बता दीजिए। कह रहा है कि अच्छा आधातु के ऑक्साइड क्या होता है? आधातु के ऑक्साइड, तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? 83 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे बता पाएंगे? आधातु के ऑक्साइड क्या होता है? उदासीन होता है बाबू। गड़बड़ा गया। 83 नंबर गड़बड़ा गया।
83 नंबर हो जाएगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, NaOH क्या है? NaOH, जैसे ही देखिए कि OH लगल है, जैसे ही देखिए कि OH लगल है तो इसको बोलिए कि क्षार होगा। OH लगल है मतलब क्षार होगा। आगे बढ़ते हैं 85 कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाता है? कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में, किसमें? तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर के कैसा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, पीला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक से विक्रिया करेगा तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनाएगा। डी नंबर ऑप्शन। ये सब तो एकदम प्रैक्टिस करवाया हुआ चीज है। आगे, नीला लिटमस को लाल कर देता है तो बताइए घोल का पीएच मान बाबू कितना हो जाएगा? 2 होगा ना बाबू? नहीं, 2 तो नहीं होगा। नीला को लाल कर रहा है तो नीला को लाल कौन करता है? नीला को लाल कौन करता है? नीला को लाल कौन करता है? यहां पर ऑप्शन में 10 होना चाहिए था, तब जाके सही होता, ठीक है ना। यहां पर ऑप्शन छूट गया है, यहां ऑप्शन में ना 10 होगा, तब जाकर के 2 सही होगा। 87 का ए ऑप्शन सही होगा। 7 से कम वाला 2 ऑप्शन कैसे रहेगा? तब तो फिर मामले कन्फ्यूजी आ जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है जी। 88 नंबर कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान बताइए। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है बाबू? आपको तो बताया गया है ना। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, तो 88 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। इसका तकलीफ क्या है? मधुमक्खी के डंक में बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। मधुमक्खी के डंक में जवाब हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ए ऑप्शन सही है। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर कह रहा है हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर है वो पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8। सब रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? सबसे अधिक अम्लीय होगा कौन सा? तो सबसे अधिक अम्लीय होगा जिसका पीएच मान 1 होगा। जिसका पीएच मान 1 होगा ना वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। अगला बाबू 92 नंबर क्वेश्चन करा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा जी? तो ध्यान रखिएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र 92 नंबर क्वेश्चन, जवाब बता दीजिए क्या होगा 92 का? धोबिया सोडा, अरे भाई पहले भी बता चुके हैं, Na2CO3 × 10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। 93 का डी ऑप्शन सही होगा। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, डी ऑप्शन एकदम सही है, दहाड़िए एकदम। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि मुस्कुराइए, आप टारगेट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मुस्कुराइए मुस्कुराइए। आगे बताइए निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? लो भाई फिर से कहते हैं हल्दी। क्या 94 का बी ऑप्शन सही होगा? यस सर। चलिए 95 नंबर बता दीजिए। कह रहा है 95 नंबर कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? 95 नंबर बाबू, विजातीय यौगिक कौन है? तो विजातीय यौगिक देखिए, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर तीनों एक सा जातीय है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय है। अगला नंबर क्वेश्चन का कहत है, कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम बताइए। CaOCl2 का प्रचलित नाम बताइए। तो जवाब होगा CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं। CaOCl2 को विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक क्या है? आयोडीन युक्त नमक 97 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। आयोडीन युक्त नमक, तो बाबू अगर हम लोग KiO3 और Ki दोनों को मिलाते हैं तब ना आयोडीन बनता है, यानी कि जवाब ए और बी दोनों हो सकता है। तो 97 का यहां सी ऑप्शन सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बता दो बाबू। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, CaSO4 × 2H2O, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक नाम बताइए। चूना जल का रासायनिक नाम 99 नंबर क्वेश्चन, चूना जल को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला CaOH का D2, यही तो होता है चूना जल का रासायनिक नाम, सॉरी रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। 100वां नंबर क्वेश्चन, एकदम शतक लगा दिए हैं हम लोग। निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है बाबू? सोडा एस का सूत्र तो CaCl2 होता है। 100 का ए ऑप्शन सही होगा, CaCl2
2 होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 101वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा निम्नांकित में कौन ग्लोबल लक्षण का सूत्र है? ग्लोबल लक्षण 101 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा Na2SO4 × 10H2O। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सब ना क्वेश्चन अभी आपको बताया नहीं गया है, बस टेस्ट के लिए हम ले रहे हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए। हो सकता है कि आपको जानकारी होगा। नीला थोथा CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर। कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र बताओ बाबू। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। कहां है जी? C12H22O11। देखिए तो यहां पर जवाब नहीं हो जाएगा, यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक 104 नंबर क्वेश्चन बताइए। 104 नंबर क्वेश्चन विजातीय यौगिक, ये तो पहले भी बता चुके हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी ऑप्शन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो बताइए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को तो कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही है बाबू बताइए? Na2CO3 × 10H2O सही नहीं है, 106 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि ये इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम बाबू एकदम बता दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 107। Fe2O3 + 2Al से बन गया Al2O3 + 2Fe। निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बाबू FeO3 AlO3, यहां पर Fe को विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया है। 107 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 107 का सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम बताइए। 108वां नंबर। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू? CO2 हो जाएगा। अगला नंबर। ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सबको पता है। अगला नंबर बाबू। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होगा? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, यह बात भी सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। लो भाई अब तो है ही नहीं, 110 क्वेश्चन था, 110 क्वेश्चन था। तो अब आप लोग हमें बता दीजिए, अब आप लोगों को बताने की बारी आई है कितना क्वेश्चन सही हुआ। बताओ बाबू कितना क्वेश्चन सही किए हैं बाबू, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। सही कितना और गलती कितना हुआ है, फटाफट से बताइए। कितना सही और कितना गलती किए? कितना सही और कितना गलती, फटाफट से बताओ बाबू आप लोग। 108 को सही हुआ है, 105। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूरी ताकत लग गई है आज ना, आज पूरा ताकत लगा के लगता है कि झोंके हैं, आज पूरा ताकत लगा के झोंक दिए भाई। सही है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आज तो आप लोग का परफॉर्मेंस देख के ना मतलब मन खुश हो गया है भाई। आज आप लोग का परफॉर्मेंस देख के प्यारे बच्चे दिल गदगद हो गया है, मन खुश हो गया है एकदम, ठीक है ना। हाँ तो सुन लो बाबू, कल सुबह में 7 बजे, कल सुबह में 7 बजे, कल सुबह 7 बजे हम विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। किस चीज का? विद्युत धारा का पूरा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और कल शाम में हो सकता है कि हम जनन चैप्टर शुरू करें। जिस पल का था तुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। इसके आगे आप लोग गाइए हैं, इसके आगे आप लोग गाइए। कल जनन चैप्टर, ठीक है ना। दिस दैट खत्म, जनन चैप्टर बाबू एकदम लपेट लेंगे कल, जनन चैप्टर को कल एकदम लपेटते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फाइनली आज का ये क्लास जोरदार, शानदार, धमाकेदार, लाजवाब, एकदम जबरदस्त हुआ। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे अब हम आपसे अगली क्लास में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, शानदार लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद,
धन्यवाद।